हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। जैसे कि हम सीपीसी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 3 तक मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप ऊपर इस आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे ही आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे एमसीक्यूज़ के। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको और आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह सीपीसी की सेक्शन 20 कहाँ पर लागू नहीं होती है। जो सीपीसी की जो धारा 20 है वो कहाँ पर लागू नहीं होती है। इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें मध्यस्थम कार्यवाहियों में, सिविल कार्यवाहियों में, उपरोक्त दोनों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका जो सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है मध्यस्थम की कार्यवाहियों में, यानी कि मध्यस्थम की कार्यवाहियों में सीपीसी की सेक्शन 20 लागू नहीं होती है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। सीपीसी यानी कि सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीली नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा आदेश है जिसकी अपील नहीं की जा सकती है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेक्शन 24 के अधीन आदेश, 95 के अधीन आदेश और आदेश 40 नियम 1 के अधीन आदेश, और लास्ट हमारा है आदेश 11 नियम 21 के अधीन। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो है ए, यानी कि सेक्शन 24 के अधीन जो आदेश है उसकी अपील नहीं की जा सकती है। उसके बाद आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? सीपीसी के कौन से उपबंध के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है, यानी कि सीपीसी का ऐसा कौन सा प्रावधान यानी उपबंध है जो हाई कोर्ट को किसी वाद को अंतरित करने के या हस्तांतरित करने का पावर देता है। तो वो कहाँ पे है? इसका जो सही आंसर होगा वो है सेक्शन 24, यानी सेक्शन 24 के तहत एक हाई कोर्ट किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करती है। यानी यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से पहला है वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, वादों के अंतरण की हाई कोर्ट की शक्ति, और वादों के अंतरण की जिला न्यायालय की शक्ति, या फिर फोर्थ पॉइंट है वादों के अंतरण की कमिश्नर आयुक्त की शक्ति। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में आपका जो सही आंसर होगा वो है वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, यानी कि सेक्शन 25 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बारे में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 25 के तहत सीपीसी के तहत वादों के अंतरित कर सकती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम।
सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में वादों को संस्थित करने का उपबंध है? यानी कि सीपीसी में किस धारा में वाद को संस्थित करने का प्रावधान दिया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। सेक्शन 20, सेक्शन 26, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 25। यहाँ आपको जो भी सही आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो है सेक्शन 26, यानी कि सीपीसी में सेक्शन 26 में बताया गया है वादों को संस्थित करने के लिए प्रावधान। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 26(2) के अंतर्गत प्रत्येक दावे में तथ्यों को साबित किया जाएगा, यानी कि सेक्शन 26 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी दावे होंगे, दावे में तथ्यों को यानी फैक्ट को कैसे साबित किया जाएगा? सबूत के द्वारा, दस्तावेज के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा या शपथ पत्र के द्वारा। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शंस में से आपका जो सही आंसर होगा वो है शपथ पत्र में से, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन। डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है, यानी कि जो डिक्री का निष्पादन है वो किसके द्वारा कराया जा सकता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिलाधीश द्वारा, जिला जज द्वारा, तहसीलदार द्वारा या फिर डी में दिया गया है पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी गई ही। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से आपको जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी पारित करने वाले न्यायालय द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है डिक्री का, या फिर उस न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी गई है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। आज्ञा पत्र से संबंधित उपबंध सीपीसी के किस धारा में है? आज्ञा पत्र से संबंधित उपबंध सीपीसी के किस धारा में दिया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेक्शन 40, 44A, 46, 45। इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा धारा 46, यानी सेक्शन 46 में आज्ञा पत्र को बताया गया है। ये आज्ञा पत्र से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को भी सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहें। यदि आपने मेरे आईपीसी के भी कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विधिक प्रतिनिधि से संबंधित प्रावधान कहाँ हैं? विधिक प्रतिनिधि से संबंधित प्रावधान सीपीसी में कहाँ दिए गए हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेक्शन 50, यानी कि सेक्शन 50 में बताया गया है विधिक प्रतिनिधि से संबंधित प्रावधान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने सीपीसी की धारा 51 को मान्य घोषित किया था? तो किस धारा में मान्य घोषित किया था? यहाँ पर 4 केस का नाम दिया गया है। पहला है जेवियर बनाम बैंक ऑफ कनारा, विशाखापट्टनम इंडियन ग्रामोफोन कंपनी वर्सेस वीरेंद्र बहादुर पांडे। 4th दिया हुआ है जाली जॉर्ज वर्गीस वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है जाली जॉर्ज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है। इस केस में सेक्शन 51 को मान्य घोषित किया गया था सीपीसी में। आगे बढ़ते हैं। सीपीसी की धारा 56 की एक डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार करने या सिविल कारागार में निरुद्ध करने हेतु विशेष रूप से निषिद्ध करती है, यानी कि 56 जो है वो किसको
निरुद्ध करती है यानी कि मना करती है गिरफ्तारी से डिक्री के निष्पादन के तहत। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक रूढ़ व्यक्ति यानी कि कोई बीमार व्यक्ति हो, एक अवयस्क व्यक्ति 18 साल से कम का व्यक्ति, एक स्त्री, या फिर ये सभी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वह होगा एक स्त्री, यानी कि किसी डिक्री के निष्पादन के तहत किसी स्त्री को सिविल कारागार में निरुद्ध या फिर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 2 सेक्शन और है सीपीसी में जो यह प्रावधान करती है कि कारागार में निरुद्ध ना किया जाए। वो कौन कौन से धारा हैं? सेक्शन 132 एंड 133, ये 2 सेक्शंस हैं जो यह प्रावधान करती है, निरुद्ध करने से मना करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है, डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का उपबंध कहाँ पे है? सेक्शन 55 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति डिक्री में कुर्क और विक्रय की जा सकती है? यानी कि चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी संपत्ति है जो डिक्री में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी? तो इन चारों ऑप्शंस में देखते हैं। भावी भरण पोषण का अधिकार, फर्स्ट क्या है? भावी भरण पोषण, यानी भविष्य में जो भरण पोषण करने का अधिकार है वह। वचन पत्र, लेखा पुस्तक, वैयक्तिक सेवा का अधिकार। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है वचन पत्र, यानी कि वचन पत्र को संपत्ति जो होती है वो एक डिक्री में कुर्क और विक्रय की जा सकती है। तो यहाँ पर वचन पत्र को विक्रय और कुर्क किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसी संपत्ति की कुर्की के बाद उसका प्राइवेट अन्य संक्रमण होता है। यहाँ पर जो किसी संपत्ति के कुर्की के बाद उसका प्राइवेट अन्य संक्रमण होता है वह कैसा होता है? यहाँ चारों ऑप्शंस में देखते हैं। विधिमान्य होता है, अनियमित होता है, शून्य होता है या शून्य करणीय होता है। तो यहाँ चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन क्या होगा? इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन होगा आपका शून्य होता है। तो ये आपका जो प्राइवेट अन्य संक्रमण दिया गया है वह किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो यह आपको सीपीसी के सेक्शन 64 यानी कि सीपीसी के सेक्शन 64 में यह उपबंध यानी प्रावधान मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं। निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्री धारकों के बीच अनुपातिक वितरण, इसका प्रावधान कहाँ पे है? यानी कि सीपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है? निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्री धारकों के बीच आनुपातिक, यानी कि एक अनुपात में वितरण किया जाएगा। तो यह चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। सेक्शन 60, सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 80। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है सेक्शन 73। सेक्शन 73 यह उपबंध करता है कि जो निष्पादन विक्रय हैं उनके आगमों का, यानी कि जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा तो उसमें जो डिक्री धारक हैं उनके बीच आनुपातिक वितरण होगा, यानी एक अनुपात में वितरण किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न मामले में न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। ऐसे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस मामले में न्यायालय कमीशन जारी करेगा यानी कर सकता है?
तो यहाँ देखते हैं चार ऑप्शंस। किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, लेखाओं का परीक्षण करने के लिए, विभाजन यानी कि संपदा का विभाजन करने के लिए, डिक्री के निष्पादन हेतु। तीन चारों ऑप्शंस में जो सही आंसर होगा वो है डिक्री के निष्पादन हेतु। अब यहाँ पर देखते हैं जो कमीशन जारी कर किया जाता है न्यायालय द्वारा, तो यहाँ पर जो कमीशन जारी किया जाता है तो सीपीसी के किस सेक्शन में उपबंध किया गया है, यानी कि सीपीसी के किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है कमीशन से संबंधित। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेक्शन 75 से लेके 78 तक, यानी कि इन चार सेक्शंस में आपको कमीशन से संबंधित प्रावधान मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर डी नंबर ही होगा। इसके बाद देखते हैं 17 क्वेश्चन। सेक्शन 75 सीपीसी के अंतर्गत कमीशन जारी किया जा सकता है, यानी कि सेक्शन 75 के तहत कमीशन किसके लिए जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए, विभाजन करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है सेक्शन 75 के तहत। उसके बाद आगे देखते हैं, दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 75 में किस संबंध में उपबंधित है, यानी कि सेक्शन 75 किस से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, समन जारी करने के अधिकार से, कमीशन जारी करने के अधिकार से, अपील के अधिकार से, या रेस जुडिकाटा से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है कमीशन जारी करने से, यानी कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेक्शन 75 से लेके 78 तक आपका कमीशन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा कमीशन जारी करने का अधिकार। उसके बाद आगे देखते हैं, कमीशन जारी किया जा सकता है, कमीशन किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देखते हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा, या एसडीएम द्वारा। यहाँ चारों ऑप्शंस में से आपका जो सही आंसर होगा वो है किसी भी न्यायालय द्वारा कमीशन जारी किया जा सकता है, यानी सिर्फ कमीशन जो जारी किया जाता है वो न्यायालय द्वारा ही जारी किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन, अनुरोध पत्र। एक होता है आज्ञा पत्र और ये है दूसरा अनुरोध पत्र। तो आपका आज्ञा पत्र जो है वो सेक्शन 46 में बताया गया है, और जो अनुरोध पत्र है, तो अनुरोध पत्र आपको बताया गया है सेक्शन 77 में। अनुरोध पत्र होता है, कैसा होता है, आनुषंगिक कार्यवाही, कमीशन के बदले, साक्षी है तो जो भारत के बाहर रह रहा है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है आनुषंगिक कार्यवाही हेतु।